हाँ, तो मैंने क्लोरोफिल के बारे में सारी बातें बोली, एक बार मैं पूरी पूरी बातें फिर से रिव्यू कर देता हूँ, ठीक है। मैंने कहा कि क्लोरोफिल एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। क्लोरोफिल का जो मेन एटम होता है, सेंटर पे मैग्नीशियम एटम होता है, उसको चारों ओर से पायरोलिक, 4 पायरोलिक ढके होते हैं, वो पूरे को मिला के हेड कहते हैं। और ये पूरा पार्ट केमिकली हाइड्रोफिलिक होता है, वाटर को लव करता है, वाटर अट्रैक्टिंग होता है। और इसमें 4 पायरोलिंग है, तो जो 4th नंबर का पायरोलिंग है उससे लंबा सा टेल निकला होता है, जो 20 एंगस्ट्रम लंबा होता है, ठीक है। और लास्ट में उसमें एक कीटोन ग्रुप होता है, ठीक है। और जो चारों हेड है उसमें से सेकंड नंबर पे एक फंक्शनल ग्रुप होता है। अगर क्लोरोफिल ए है तो मिथाइल ग्रुप होगा, और क्लोरोफिल बी है तो उसमें सीएचओ ग्रुप होगा, ठीक है। अब रही बात कि ये पूरे एटम ओवरऑल एम्फीबोलिक नेचर का है, एम्फीपैथिक नेचर का है, वाटर लविंग भी और वाटर हाइटिंग भी है। इससे क्लोरोफिल के थैलेकॉइड मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट का थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में अरेंजमेंट कैसे होता है मैंने आपको डायग्रामेटिकली समझा दिया है, ठीक है। हेड पार्ट होता है बाहर की तरफ, मेम्ब्रेन के अंदर बाहर, और टेल पार्ट उसमें बीच में धसा होता है, ठीक है। इस तरीके का अरेंजमेंट होता है। रही बात क्लोरोफिल ए और बी में क्या डिफरेंस है, तो फंक्शनली सॉरी स्ट्रक्चरली तो क्या डिफरेंस है, वही फंक्शनल ग्रुप का। और कलर में क्या डिफरेंस है कि क्लोरोफिल ए ब्राइट ब्लू या फिर ग्रीन कलर का होता है, और क्लोरोफिल बी जो होता है येलोइश ग्रीन टाइप का होता है, ठीक है। काम दोनों का वही है कि सनलाइट को ऑब्जर्व करना है, लेकिन काम का स्टाइल अलग अलग है। क्लोरोफिल ए सनलाइट को ऑब्जर्व करके अपना इलेक्ट्रॉन खुद एक्साइट कर सकता है, और क्लोरोफिल बी सनलाइट को ऑब्जर्व तो कर लेगा लेकिन इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं कर पाएगा, वो सारे एनर्जी को पहुंचा देगा फाइनली क्लोरोफिल ए को ही, ठीक है। क्लोरोफिल ए को यूनिवर्सल पिगमेंट कहते हैं, क्योंकि जहां जहां फोटोसिंथेसिस होता है सभी के पास क्लोरोफिल ए होता है। और क्लोरोफिल ए को हम लोग प्रिंसिपल पिगमेंट भी कहते हैं, क्योंकि ग्रुप ऑफ पिगमेंट में सेंटर पे होता है। रही बात क्लोरोफिल के सिंथेसिस के लिए, तो मैं आपको ये बता रहा था कि क्लोरोफिल सिंथेसिस के लिए सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, क्या बोला, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए प्लस उसके साथ ग्लाइसिन अमीनो एसिड जब रिएक्ट करते हैं तो बनता है एक कंपाउंड बनता है जिसको बोलते हैं प्रोटोक्लोरोफिल। और जब ये प्रोटोक्लोरोफिल सनलाइट की प्रेजेंस में 2 प्रोटॉन ले ले तो क्लोरोफिल का सिंथेसिस हो जाता है लाइट की प्रेजेंस में, ठीक है। अब समझना, अगर ये प्रोटोक्लोरोफिल बना है इन दोनों के मिलने से, तो क्या इन दोनों को हम प्रिकर्सर ऑफ प्रोटोक्लोरोफिल बोल सकते हैं। प्रिकर्सर मतलब बनाने वाला, उससे पहले का स्ट्रक्चर, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रिकर्सर ऑफ प्रोटोक्लोरोफिल। और प्रोटोक्लोरोफिल बना, इससे बनेगा क्लोरोफिल, तो क्या हम प्रोटोक्लोरोफिल को प्रिकर्सर ऑफ क्लोरोफिल बोल सकते हैं, यस और नो, बोल सकते हैं। और मैंने क्या कहा कि प्रोटोक्लोरोफिल बनने का एक और जरिया है, क्या जरिया है, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड और प्लस टीआरएनए मॉलिक्यूल अगर आपस में रिएक्ट कर जाए तो भी प्रोटोक्लोरोफिल बन सकता है। यानी कि ग्लूटामिक एसिड और टीआरएनए भी प्रिकर्सर और प्रोटोक्लोरोफिल है। अच्छा, अगर आप भूल जाओ कि सक्सिनाइल कोएंजाइम ए के साथ कौन रिएक्ट किया था, टीआरएनए या ग्लाइसिन, तो आप ऐसे याद रखना, सुनो, सक्सिनाइल, नाइल, सक्सिनाइल एल आया ना, सक्सिनाइल कोएंजाइम में ग्लाइसिन, ग्लाइसिन एल आया। अब यहाँ पे आ जाओ, एल तो छोड़ो, टी से टी मिला लो। ग्लूटामिक एसिड में टी आता है और टीआरएनए में टी आता है, इधर टी कहीं नहीं आता है, ग्लाइसिन में भी नहीं, सक्सिनाइल कोएंजाइम में भी नहीं। तो टी वाला टी वाली के साथ, ऐसे याद रख लेना कि ग्लूटामिक एसिड के साथ टीआरएनए, और ये दोनों मिलके क्या बनेगा, प्रोटोक्लोरोफिल। अब प्रोटोक्लोरोफिल से फिर उधर 2 प्रोटॉन चाहिए और फिर बन जाता है क्या, क्लोरोफिल। हाँ, लेकिन ये जो मैं कह रहा हूँ कि सनलाइट की अवेलेबिलिटी जरूरी है, ये केवल और केवल हायर प्लांट में, हायर प्लांट में सनलाइट होगा तभी बनेगा क्लोरोफिल का सिंथेसिस होगा, नहीं है सनलाइट तो नहीं बनेगा, क्लोरोफिल की कमी हो जाएगी, ठीक है। लोअर प्लांट में विदाउट सनलाइट भी ये रिएक्शन हो जाता है, बन जाता है क्लोरोफिल, लाइट रहा तो भी नहीं रहा तो भी, ठीक है। तो अब जब बात ये आई है, बीच में मत डाउट पूछो, जब मैं बोल दूंगा कि डाउट पूछो तब पूछना है, समझ रहे हो सृष्टि, बीच में बिल्कुल नहीं टोकना है, मैं समय देता हूं, हाँ भाई डाउट है पूछो, ठीक है, बीच में नहीं टोकना है। हाँ, तो मैं क्या कर रहा हूं कि सनलाइट की अवेलेबिलिटी जरूरी किसमें है, केवल और केवल हायर प्लांट में, एंजियोस्पर्मिक प्लांट में, लोअर प्लांट में जरूरी नहीं है। दूसरी बात कि जब मैं ये कह रहा हूं कि हायर प्लांट में सनलाइट की जरूरत है, सनलाइट होगा तभी बनेगा क्लोरोफिल, इसका मतलब अगर सनलाइट की डेफिशिएंसी हो जाए, कमी हो जाए, तो क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं बनेगा। और जब क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं बनेगा, तो आपको पता है क्लोरोफिल ग्रीनिश कलर देता है, तो जब क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं बनेगा तो लीफ जो है येलोइश होने लगेगा ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल की ये डेफिशिएंसी ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ सनलाइट हुई है, सनलाइट की कमी की वजह से ऐसा हुआ है। तो इस कंडीशन को कहते हैं इटियोलेशन। क्या कहते हैं इसको, इटियोलेशन। अब सुन लो एक बात, आज मैं आपको एक कंसेप्ट देता हूं, येलोइंग ऑफ लीफ 3 कारण से होता है, येलोइंग ऑफ लीफ 3 कारण से होता है, सुन लो भेजा खोल के एक बार में। एक कारण होता है
एक कारण होता है क्लोरोसिस, एक कारण होता है इटियो, अभी लिखा था ना ये देखो इटियोलेशन, इटियोलेशन लेसन, और एक होता है क्लोरोसिस हो गया, इटियोलेशन हो गया, और एक होता है सोलेराइजेशन, सोलेराइजेशन। तीन बातें सुनना ध्यान से, तीनों में लीफ येलो हुआ है, और मैं आपको एक बता दूं तीनों में क्लोरोफिल की कमी हुई थी, लेकिन कमी होने का तरीका अलग अलग है। सुनना ध्यान से, क्या है कि जो यहाँ पे मैंने रिएक्शन बताया कि लास्ट में ये प्रोटोक्लोरोफिल कन्वर्ट हो जाता है, क्लोरोफिल में 2 प्रोटॉन चाहिए, सनलाइट चाहिए हायर प्लांट में, यहाँ पे कुछ मिनरल्स भी चाहिए होता है, जैसे नाइट्रोजन चाहिए होता है, थोड़ा बहुत फास्फोरस भी चाहिए होता है, वैरायटी ऑफ मिनरल चाहिए होता है, वो सारे मिनरल जरूरी है, तब जाके प्रोटोक्लोरोफिल क्लोरोफिल में कन्वर्ट हो पाएगा। ठीक है, तो अगर उस मिनरल्स की कमी हो गई, क्या बोल रहा हूं मैं, मिनरल की डेफिशिएंसी हो गई, सॉइल में मिनरल है ही नहीं, आपने पानी नहीं मिला है, मिनरल नहीं मिल पाया ढंग से, नहीं मिला, ठीक है, पानी में बहुत सारे मिनरल होते हैं जो आप प्लांट को देते हो, वो नहीं मिल पाया उसको, तो क्या हुआ, क्लोरोफिल की कमी हुई, तो भी पत्ती पीली पड़ेगी, तो उसको बोलते हैं क्लोरोसिस, उसको क्या बोलते हैं, क्लोरोसिस। ठीक है, मैं बता रहा हूँ कंसेप्ट, फिर मैं आपसे एग्जांपल पूछूंगा अभी कि वो किसका एग्जांपल है। हाँ, अब आते हैं इटियोलेशन। अभी मैंने क्या बोला आपको कि सनलाइट की कमी हुई है, मिनरल सब कुछ बढ़िया है, सनलाइट की डेफिशिएंसी हो गई है, तो सनलाइट की डेफिशिएंसी होगी तो रिएक्शन कंप्लीट हो नहीं पाएगा, येलोइंग और फिर हो जाएगा, कंडीशन इटियोलेशन। एक कंडीशन क्या है, पिगमेंट बन गया है, क्लोरोफिल पिगमेंट बन गया, अत्यधिक लाइट आ गया, सोलर लाइट बहुत एक्सेस आ गई, ऐसे प्लांट जो छां में उगते थे उसको उठा के रख दोगे जाकर धूप में, तो उसके लिए अत्यधिक लाइट नहीं हो गई, बताओ, जो छां में उगने वाले प्लांट थे, सीओ साइड कहते हैं उसको उठा के लग दोगे आप वहां जाके लाइट में उगने वाले प्लांट के पास, तो दिक्कत हो जाएगा ना, तो क्या होगा, उसका सारे पिगमेंट जल जाएंगे, सोलर लाइट की प्रेजेंस में उसके पूरे पिगमेंट का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, फोटो ऑक्सीडेशन, सनलाइट की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन हो जाएगा, उसको बोलते हैं सोलराइजेशन या फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट। तो यहाँ क्या हुआ है, एक्सेस सनलाइट की वजह से हुआ है, तो उसको बोल रहे हैं सोलराइजेशन। बताओ, तीनों ही केस में पत्तियां पीली पड़ी है। अब मैं आपको नॉर्मल एग्जांपल देता हूँ, ये पीएमटी में आ चुका है क्वेश्चन, नॉर्मल एग्जांपल देता हूँ, और जिनका आंसर आ जाए हाथ खड़ा कर देना, बोलना नहीं है, हाथ खड़ा कर देना, मैं पूछ लूंगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्लोरोसिस, मिनरल्स की कमी हुई है, उसके वजह से पत्तियां पीली पड़ी है, मिनरल्स की कमी से क्या हुआ, प्रोटोक्लोरोफिल क्लोरोफिल में कन्वर्ट नहीं हो पाया, क्लोरोफिल नहीं बना, पत्तियां पीली पड़ गई, क्लोरोसिस। सब कुछ था, सनलाइट की कमी हो गई, बारिश का दिन चल रहा है, या फिर ऐसे प्लांट जो उगते थे धूप में, उसको उठा के आपने ले आया कहाँ पे, छां में, तो सनलाइट की कमी हो गई, तो इटियोलेशन। फिर थर्ड क्या है, सोलराइजेशन, पिगमेंट मगर बना हुआ बर्बाद हो गया अत्यधिक सनलाइट की वजह से, जो उगते थे छां में उसको उठा कर रख दिया आपने धूप में ले जाके, तो कमी हो गई। ठीक है, सोलर अत्यधिक हो गई और बना हुआ पिगमेंट बर्बाद हो गया, सोलराइजेशन। अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ और आपको सोचना है, जिनका आंसर आ जाए हाथ खड़ा कर देना, मैं पूछ लूंगा उनसे। पहला केस बता रहा हूँ, क्या हुआ कि आपके घर में था, गमले में लगा हुआ कोई पेड़, गेंदा का, गुलाब का, जो भी है, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपको जाना था 1 महीने के टूर पे, गर्मियों की छुट्टी में आपको जाना था टूर पे, तो आपने कहा कि भाई 1 महीने में तो प्लांट निपट ही लेगा। आपने क्या किया, गमला उठा के पड़ोस वाली आंटी को दे दिया, बोला आंटी 1 महीना आप इस पेड़ का रखवाली करो, क्या करना, पानी वानी देना। आपके मुंह में तो आंटी ने क्या बोल दिया, हाँ देखवाली कर दूंगी। आप गए टूर पे, अब आप डेली तो पूछने वाले हो नहीं आंटी से पानी दे रहे हो नहीं दे रहे हो, आप तो निश्चिंत हो, आंटी ने बोल दिया पानी दे दूंगी, और आंटी पानी नहीं दे रही। आपका टूर खत्म हुआ, आए दिमाग खराब, प्लांट मर चुका है, या तो प्लांट मर चुका है या तो मोस्ट ऑफ द पत्तियां पीली पड़ चुकी है। ठीक है, ये केस किसका है, ये केस किसका है, ये केस किसका है, 3 हाथ खड़ा हुआ है अब तक। चलो सृष्टि को बोलने दो, हाँ बोलो सृष्टि। हाँ, किसका है केस, सोलराइजेशन, नहीं, अच्छा इटियोलाइजेशन। रिभा, क्लोरोसिस, विवेक, क्लोरोसिस का। ये केस क्लोरोसिस का है। जब स्पष्ट तौर पर मैंने बोल दिया, आंटी ने पेड़ को पानी नहीं दिया, जब आपने पेड़ को उठा के रखा है सही जगह पे रखा होगा ना, जहाँ उसको जितना सनलाइट चाहिए था, आंटी ने उसको पानी नहीं दिया, उसको प्लांट को मिनरल नहीं मिला, क्लोरोसिस की वजह से उसकी पत्तियां पीली पड़ गई।
और ये चीज आंटी को तो छोड़ो ना, आंटी को बाद में ब्लेम करना, आप अपने खुद को देख लो। जब आपका घर में शेड्यूल बिजी हो जाता होगा, आप छत पे जाके पेड़ को पानी देना भूल जाते होंगे। अगर एक सप्ताह भूल गए तो 2-4 पत्तियां पीली पड़ जाती होगी। कितने लोगों ने ये बात गौर किया? आंसर करो। क्या? बस वही क्लोरोसिस का केस है, वो क्लोरोसिस का केस है। नेक्स्ट नेक्स्ट केस ये है कि आपके जो भी ये होते हैं, मैं आपको इट्यूलेशन का एग्जांपल कैसे समझाऊं। टेम्परेट रीजन जानते हो? टेम्परेट रीजन अपने यहाँ तो ट्रॉपिकल रीजन में तो टेम्परेचर फिर भी अच्छा खासा आ जाता है। अच्छा चलो मैं आपको कैसे एग्जांपल बताऊं। मोहब्बतें मूवी देखो, मोहब्बतें मोहब्बतें मूवी देखो, कितने लोग देखो मोहब्बतें मूवी? अरे वो अमिताभ बच्चन वाला जो गुरुकुल रहता है उनका, एक रहता है ना, नहीं रहता? शाहरुख खान रहता है। तो जो अमिताभ बच्चन का जो गुरुकुल रहता है, वो गुरुकुल का जो कैंपस रहता है, जिस कैंपस में शाहरुख खान साहब जाते हैं, वो गिटार बजाने सिखाने जाते हैं, याद है? तो वहां पत्तियां गिरती है, गौर कियो, पत्तियां गिरती रहती है, गौर कियो। वो पत्तियां भूरी भूरी टाइप की होती है, गौर कियो। स्टार्टिंग में हालांकि वो येलोइश टाइप की होती है, बाद में भूरी हो जाती है। तो और मैं आपको बता देता हूँ, वहां पत्तियां आपको ग्रीन दिखेगी ही नहीं, एकदम रेयरली ग्रीन दिखेगी, और कुछ समय के लिए ग्रीन दिखेगी। वो पत्तियां उसी कलर की होती है, क्योंकि टेम्परेट रीजन का शूटिंग किया हुआ मूवी है, ठीक है। और भी ऐसे कई सारे मूवी में आपको दिख जाएगा जहां पत्तियां उस टाइप की होती है। एक्चुअल में वो केस इटियोलेशन का है। अब मैं बताता हूँ, सनलाइट की वहां उतनी अवेलेबिलिटी नहीं है, और जब सनलाइट की अवेलेबिलिटी नहीं है तो वो केस इटियोलेशन का है। अगर ऐसा कोई और भी एग्जांपल बन जाए, इसको तो मैंने डायरेक्ट आंसर के थ्रू ही बता दिया। अगर ऐसा कोई भी केस बन जाए जहां आपको क्वेश्चन में लिखने से पता चल रहा है कि सनलाइट की अवेलेबिलिटी नहीं है उतनी, केस इटियोलेशन का है। चलो थर्ड एक और एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, और आपको पहचानना है कि ये किसका केस है। मनी प्लांट आपने घर में लगाया है, सभी लोग लगाते हैं, अपने ऑफिस दफ्तर वगैरह में लगाते हैं, आपको पता होगा ऑफिस ऑफिस में लगाते हैं, लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? लगाते हैं ना। खास करके अपने ऑफिस में खिड़की के पास रख दिया, थोड़ा बहुत सनलाइट आ रहा है, मजे में प्लांट उग रहा है, बढ़िया, ठीक है। तो अब आप आपने क्या किया, आप अपने ऑफिस में स्टाफ को चेंज किए किसी कारण से, नया स्टाफ और भी ढक्कन पहुंचा है, ठीक है, दिमाग से पैदल। उसको लगा ये बेचारा प्लांट इस रूम में मर जाएगा, उसने प्लांट ले जाकर रख दिया छत पे। अब आप अपने काम में बिजी, और आपको पता भी नहीं चला आपका प्लांट पहुंच चुका है छत पे। फिर अचानक से एक दिन आपको पता चला कि आपका प्लांट आपके कमरे में नहीं है। आप स्टाफ से पूछते हैं, बोला कि प्लांट को सही जगह पहुंचा दिया हूँ। उसके अकॉर्डिंग प्लांट सही जगह पे पहुंचा है, लेकिन उसको पता ही नहीं है प्लांट पहुंच गया ऊपर। अब ये केस किसका है? ये केस किसका है? पोलराइजेशन का। ये केस सोलराइजेशन का है, क्योंकि वो प्लांट मनी प्लांट था, वो प्लांट सीओ साइज था, वो प्लांट छां में ही उगता है, ज्यादा धूप नहीं चाहिए होता है उसको। और आपका स्टाफ उसको उठा के ले जाएगा छत पे कि और बढ़िया से उगेगा, बढ़िया सनलाइट मिलेगा। छत पे उसका हो गया सोलराइजेशन, उसको उतनी सनलाइट चाहिए ही नहीं थी। तो ऐसा भी अगर और भी कोई केस बने तो आप समझ लेना वो केस किसका है, सोलराइजेशन का केस है। येलोइंग ऑफ लीफ 3 तरीके से होता है, तीनों में क्लोरोफिल का से रिलेटेड बातें हैं, लेकिन तरीका अलग अलग है। आई थिंक अब आपको क्लोरोफिल से रिलेटेड सारी बातें समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब आप एक बार आपको मैं नोटबुक दिखा देता हूँ क्लोरोफिल से रिलेटेड सारी बातें। हम्म ये देखो, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट किसी भी सरफेस पे लाइट गिरने से क्या क्या प्रोबेबिलिटी है, मैंने यहाँ पे बता दिया। एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन। अब आ गया क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बता दिया, टेट्रापायरोल रिंग है। टेट्रापायरोल रिंग को ही पोरफायरिन रिंग कहते हैं। सेंटर पे मैग्नीशियम +2 एटम होता है, और ये टेल थाइटोल टेल है, ठीक है। 20 एंगस्ट्रॉम उसका लेंथ होता है, 20 एंगस्ट्रॉम और 20 कार्बन, ठीक है। हाइड्रोफोबिक होता है। क्लोरोफिल एम्फीबोलिक मॉलिक्यूल है। उसका स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में कैसा होता है वो मैंने आपको दिखा दिया। क्लोरोफिल ए के बारे में सारी बातें मैंने बता दी है, ठीक है। फॉर्मूला याद मत रखना, जरूरी नहीं है, ठीक है। क्लोरोफिल ए को यूनिवर्सल पिगमेंट भी कहते हैं, क्लोरोफिल ए को। अच्छा, अभी जो मैंने कहा कि क्लोरोफिल ए हर उस जगह होगा जहां फोटोसिंथेसिस होता है, इसका मतलब ये नहीं कि नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करने वाले ऑर्गेनिज्म, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करने वाले ऑर्गेनिज्म में क्लोरोफिल ए होगा ही होगा। ऑक्सीजेनिक करने वाले यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी में और यूकेरियोट्स में, ये बात ध्यान रखना। उसके बाद इसको प्रिंसिपल पिगमेंट भी कहते हैं क्योंकि सेंटर पे रहता है, और उसके बाद
क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल में सेकंड पैरा लिंक पर CH3 होता है। अच्छा, ये सॉल्युबल किस में होता है याद रखना, पेट्रोलियम में और ईथर में सॉल्युबल होता है। कौन? क्लोरोफिल ए। ये एक्स्ट्रा पॉइंट बता दिया, एक बार पूछ लिया गया था एग्जाम में, ठीक है। और क्लोरोफिल ए मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन दिखाता है ब्लू और रेड रीजन में, इस बात को अभी मैं समझाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। देन क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल बी एसेसरी या सपोर्टिव पिगमेंट कहलाता है, कारण आपको मैंने बता दिया है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करके ये अपना इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं करता है, ये इलेक्ट्रॉन पहुंचा देता है किसको? सेंटर एटम को, राइट। उसके बाद ये सारी बातें मैं, अच्छा मैंने जैसे कहा कि क्लोरोफिल ए हर ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करने वाले ऑर्गेनिज्म में होता है, तो क्लोरोफिल बी कहाँ होता है? तो सुन लो कान खोल के, क्लोरोफिल बी ग्रीन एल्गी में होगा, इसके बाद एम्ब्रियोफाइटा जो भी है सब में होगा। एम्ब्रियोफाइटा कौन कौन है? तो कान खोल के सुन लो, एम्ब्रियो जिसमें बनता है, एल्गी में एम्ब्रियो नहीं बनता। क्यों नहीं बनता आपको मैं कारण बताऊंगा बाद में। तो इसमें एम्ब्रियोफाइटा कहां से स्टार्ट होता है? बरायो से, बराइडोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन सभी में होता है क्लोरोफिल बी। और एल्गी के नाम पर केवल ग्रीन एल्गी में होता है क्लोरोफिल बी, ठीक है। ए तो खैर सभी जगह होता है, ये तो जो भी ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस करने वाले हैं सभी में, ठीक है। इसके बाद सेकंड पे पायरोल रिंग में CHO होता है, सारी बातें कर ली, ठीक है। यही बात अभी मैं आपको बता रहा था, और इसी से रिलेटेड 3 कंसेप्ट बनता है, क्लोरोसिस, इटियोलेशन और सोलियराइजेशन। तीनों में क्लोरोफिल की कमी होती है, लेकिन कारण अलग अलग है, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट क्लोरोफिल पिगमेंट। इंपॉर्टेंट पिगमेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफिल में अगर किसी को कोई डाउट है तो आप पूछिए, फिर बढ़ेंगे कैरोटीनॉइड की तरफ। एक एक करके बोल रहा हूँ। अभिषेक, नो सर। अतीक, नो सर। राजेश्वरी, नो सर। रिभा, नो सर। सृष्टि, यस। हाँ बोलो। हम पूछ रहे थे कि क्लोरोफिल का जो स्ट्रक्चर है उसमें टेल वाला जो पार्ट है उसमें क्या होता है? अब बताए तो थे, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन होता है उसमें, और लास्ट में एक कीटोन ग्रुप होता है। ये 20 कार्बन, ये 20 कार्बन है ना, सॉरी स्टार्टिंग में कीटोन ग्रुप होता है, नॉट लास्ट में, ठीक है। यहाँ पे कीटोन ग्रुप दिख रहा है, और फिर ये हाइड्रोकार्बन है। टोटल 20 कार्बन होगा इस कीटोन को इंक्लूड करके, नॉट लास्ट में, स्टार्टिंग में कीटोन ग्रुप है, ठीक है, इसके जस्ट पास में। उसका ये पूरा हाइड्रोकार्बन है। और बोलो, और कोई डाउट है सृष्टि? भी आपसे कोई पूछेगा नहीं वैसे, मैंने बता जरूर दिया है। अभिषेक, कोई डाउट है? नो सर। इसको मत याद रखना, जरूरी नहीं, ठीक है। चलिए, तो आई थिंक कि क्लोरोफिल के बारे में इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है। अब आती है बात कैरोटीनॉइड की। ये पूरा पॉइंट कैरोटीनॉइड का याद रखने वाला है। मैं आपके सामने 2-3 बार बोलूंगा, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। इजी है, याद रखना भी इजी है, कोई भारी चीज नहीं है। कैरोटीनॉइड आपको मैंने पहले ही बोला, कैरोटीनॉइड। अच्छा, कैरोटीनॉइड का कलर, कैरोटीनॉइड का कलर येलो से लेके येलो ऑरेंज के बीच में कोई भी कलर हो सकता है। येलो तो कैसा? ऐसा, ये वाला येलो, ये वाला येलो, और येलोइश ऑरेंज। अब उसको मैं किस कलर से बताऊं, बताओ? आप समझते होंगे यार, येलोइश ऑरेंज टाइप का। लो मैं एक बार मिक्स करके दिखाता हूँ, अगर शायद पता चले तो। इस टाइप का, समझ रहे हो? येलो से लेके येलोइश ऑरेंज, इस टाइप का कलर होता है, ठीक है। कहीं पे ये पूरा येलो दिखेगा, कहीं पे येलोइश ऑरेंज टाइप का दिखेगा। अब कैरोटीनॉइड को हम लोग, कैरोटीनॉइड को भी एसेसरी पिगमेंट कहते हैं। ये भी थालाक्वाइड मेम्ब्रेन में होता है, और ये लिपिड सॉल्युबल होता है। क्लोरोफिल ए के बारे में मैंने कहा ना, पेट्रोलियम सॉल्युबल या ईथर सॉल्युबल, वो लिपिड में सॉल्युबल नहीं होता है। कैरोटीनॉइड पूरी तरीके से लिपिड में सॉल्युबल होता है, ठीक है। ये भी एसेसरी पिगमेंट है। एसेसरी पिगमेंट का मतलब क्या? नॉट नेसेसरी। नेसेसरी का मतलब क्या? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल तो एक ही है, कौन है? क्लोरोफिल ए। बाकी सब एसेसरी पिगमेंट है। इसका भी वही काम है जो क्लोरोफिल बी का काम है। अभी बताया था तो चले यार, बताया था ना, एब्जॉर्ब करके, रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर से, रेजोनेंस इंडक्टिव, देन रेजोनेंस, सेंटर पे रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर से पहुंचता है। अब ये कैरोटीनॉइड 2 प्रकार का होता है। ब्रॉडली अगर हम इसको कैटेगराइज करें कैरोटीनॉइड को, तो ब्रॉडली कैरोटीनॉइड 2 प्रकार का होता है। एक होता है कैरोटीन, और एक होता है जेंथोफिल। ब्रॉडली 2 ही कैटेगरी होता है, कैरोटीन और जेंथोफिल। अब फिर कैरोटीन कई प्रकार का होता है, अल्फा, बीटा, गामा। गामा है, ठीक है, गामा, लाइकोपिन, अलग अलग टाइप का होता है कैरोटीन। फॉर्मूला मत याद रखना, जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, एक होता है कैरोटीन, एक होता है जेंथोफिल, ठीक है। कैरोटीन कई प्रकार का, अल्फा, बीटा, गामा और लाइकोपिन। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जो बीटा कैरोटीन है ये यूनिवर्सल पिगमेंट है। अब मुझे पता है कि बच्चा करेगा सवाल खड़ा, क्या? अभी तो सर आप बता रहे थे यूनिवर्सल पिगमेंट क्लोरोफिल ए है, बता रहे थे। तो यहाँ पे यूनिवर्सल का मतलब ब्रैकेट में लिख लो। यूनिवर्सल का मतलब
जहां भी कैरोटीन होगा वहां बीटा कैरोटीन जरूर होगा। लिखो सभी लोग अपने भाषा में, जहां भी कैरोटीन होगा वहां बीटा कैरोटीन जरूर होगा। जहां भी कैरोटीन होगा वहां बीटा कैरोटीन जरूर होगा। उस यूनिवर्सल का मतलब ये है, जहां भी कैरोटीन होगा वहां बीटा कैरोटीन जरूर होगा। यूनिवर्सल का मतलब ये अब आया। अच्छा, उसको यूनिवर्सल क्यों बोला था? जहां भी ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस होगा वहां क्लोरोफिल ए जरूर होगा। वो तो नोट्स में लिखा हुआ भी, ठीक है। देन उसके बाद आपको मैं बता भी देता हूं कि कुछ अलग अलग जगह पर जैसे बीटा कैरोटीन आपको गाजर में मिल जाएगा। अरे मैंने बोला ना, जहां भी कैरोटीन है वहां बीटा कैरोटीन जरूर है, ठीक है। अब आते हैं लाइकोपीन्स पर। लाइकोपीन का कुछ एग्जांपल आपको याद रखना है कि कहां कहां मिलता है। लाइकोपीन आपको टमाटर लाल दिखता है, लाल मिर्च लाल दिखता है, लाइकोपीन की वजह से दिखता है, समझा? लाइकोपीन की वजह से दिखता है। तो आई थिंक आपको कैरोटीन क्लियर होगा। अब आते हैं जेंथोफिल। जेंथोफिल येलो कलर का होता है, ये एकदम येलो कलर का होता है, ठीक है। ये सब वही येलो से लेके ऑरेंज कलर का, ये सब जनरली ऑरेंज टाइप का होता है, ऑरेंज बैगनी, ऑरेंज और गुलाबी टाइप का जनरली। कौन? कैरोटीन। जेंथोफिल येलो कलर का होता है। फिर जेंथोफिल की कई सारी कैटेगरी है, फ्यूकोजेंथिन, टाइटोजेंथिन, ल्यूटीन, वाइलोजेंथिन। या वाइलोजेंथिन लिखा नीचे में। ल्यूटीन और वाइलोजेंथिन तो हायर प्लांट में मिलता है, फ्यूकोजेंथिन मिलता है ब्राउन एल्गी में, और डाइटोजेंथिन मिलता है डाइटम्स में। डाइटम्स क्या होता है मैं आपको प्लांट में बता पाऊंगा, अभी छेड़ने से कोई फायदा नहीं है। तो अभी आपको ओवरऑल ये याद रखना है, मतलब कि ओवरऑल चार्ट आपको याद रखना है। कैरोटीनॉइड दो प्रकार का, कैरोटीन और जेंथोफिल। कैरोटीन के 4 प्रकार, अल्फा, बीटा, गामा और लाइकोपीन। बीटा यूनिवर्सल होता है, और लाइकोपीन का 2 एग्जांपल याद रखना कहां कहां मिलता है, टोमेटो, रेड चिल्ली में। फिर जेंथोफिल येलो कलर का होता है। जेंथोफिल 4 प्रकार का याद रखना है, होता है तो और भी प्रकार का, 4 प्रकार का याद रखना है। फ्यूकोजेंथिन, डाइटोजेंथिन, ल्यूटीन और वाइलोजेंथिन। यहाँ नीचे में वाइलोजेंथिन लिखा है, देख लो, वाइलोजेंथिन। और वाइलोजेंथिन और ल्यूटीन हाइड प्लांट में मिलता है, फ्यूकोजेंथिन ब्राउन एल्गी में मिलता है, और डाइटोजेंथिन डाइटम्स में मिलता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ तंत्र की बात। तंत्र की बात मतलब कंसेप्ट, और ये कंसेप्ट मैं ऑलरेडी क्लोरोप्लास्ट पढ़ाते वक्त बताया था, अगर किसी को याद हो तो। इसलिए मैंने कहा था क्लोरोप्लास्ट का वीडियो लेक्चर देखने के लिए कल। मैंने आपको बताया था क्लोरोप्लास्ट के अंदर पिगमेंट का इंटर कन्वर्जन होता है। बात कितनों को याद है? आंसर करो तो। इंटर कन्वर्जन होता है, सृष्टि को याद है? अच्छा, बाकी को? क्लोरोफिल क्रोमोफिल में कन्वर्ट होता है, और क्रोमोफिल क्लोरोफिल में कन्वर्ट होता है। आ गया याद? चलो याद आ गया। अब जिन्होंने लेक्चर देखा उनको याद आ गया, ठीक है। तो याद करो, मैंने एग्जांपल दिया था, आम का पेड़ एकदम अभी अभी ताजा ताजा, अमरूद का पेड़ अभी अभी, नीम का पेड़ अभी अभी ताजा ताजा हो गया, तो कैसा होता है उसका पत्तियां? ब्राउन कलर का होता है, खूनी लाल टाइप का, देखो, है ना, ब्राउन रेडिश उस टाइप का होता है। फिर धीरे धीरे वो हरा आता है, हरा कलर का होता है, मतलब अब क्रोमोफिल क्लोरोफिल में कन्वर्ट हो रहा है। फिर जब सेनेसेंस आता है, पत्तियां के लाइफ बढ़ने लगता है, तो फिर क्लोरोफिल क्रोमोफिल में कन्वर्ट हो जाता है। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कैरोटीनॉइड क्लोरोफिल से ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर है, तभी तो प्लांट के लाइफ में ज्यादातर समय वही रहता है, मतलब कि 2 बार वही बनता है, स्टार्टिंग में और अंत में। और बीच में एक स्टेज आता है जिस समय प्लांट को फोटोसिंथेसिस ज्यादा रेट में करना होता है, उस समय प्लांट के पास होता है क्लोरोफिल। तो ये बात भी आपको याद होना चाहिए कि क्लोरोफिल क्रोमोफिल में और क्रोमोफिल क्लोरोफिल में। क्रोमोफिल ही कैरोटीनॉइड है भैया। कैरोटीनॉइड क्या है? क्रोमोफिल ही है ना, कलर्ड पिगमेंट, समझ? कलर्ड पिगमेंट क्रोमोफिल, और क्लोरोफिल स्पेसिफिकली ग्रीन कलर्ड पिगमेंट। बाकी अदर कलर के क्रोमोफिल। याद करो, मैंने मतलब बोला भी था ये बात वहां पे, अगर याद हो तो। अब रही बात कि सर कैरोटीनॉइड का काम क्या है, तो मैंने बोला कैरोटीनॉइड का वही काम है जो काम क्लोरोफिल बी का है। अब मैं आपको एक तंत्र की बात बताता हूँ, कंसेप्ट की बात बताता हूँ। ये तो मैं कैरोटीनॉइड के बारे में बोल रहा हूँ, केवल कैरोटीनॉइड के बारे में बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सुना कान खोल के। कैरोटीनॉइड प्लांट के लाइफ में तब भी होता है जब क्लोरोफिल ना हो, क्लोरोफिल ए ना हो, और कैरोटीनॉइड प्लांट के लाइफ में तब भी आता है जब क्लोरोफिल ए हो। और सुन लेना कान खोल के, जब कैरोटीनॉइड क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल के साथ प्रेजेंट रहता है लीफ में, तब कैरोटीनॉइड का काम होता है
सोलर लाइट को एब्जॉर्ब करके वो एब्जॉर्ब लाइट को रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर और रेजोनेंस एनर्जी इंडक्टिव एनर्जी ट्रांसफर मैकेनिज्म से फाइनली क्लोरोफिल ए को पहुंचाना और फोटोसिंथेसिस में इनडायरेक्टली हेल्प करना। मगर अगर प्लांट में क्लोरोफिल ए है ही नहीं और कैरोटीनॉइड बन चुका है तो उसका काम है प्लांट पार्ट्स को कलर प्रोवाइड करना। कितनों को पल्ले पड़ गए, हाथ खड़ा करो। फिर से रिपीट कर देता हूं, अगर कैरोटीनॉइड क्लोरोफिल ए पिगमेंट के साथ मौजूद है तो कैरोटीनॉइड का काम है सोलर लाइट को ऑब्जर्व करके क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को पहुंचाना और फोटोसिंथेसिस में डायरेक्टली हेल्प करना। अगर कैरोटीनॉइड बिना विदाउट क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है तो उसका काम फोटोसिंथेसिस में नहीं है, उसका काम है जहां भी वो मौजूद है उस प्लांट पार्ट को कलर प्रोवाइड करना। इस पे क्वेश्चन बन चुका है और ये बात आपके नोट्स में यहाँ पे लिखा हुआ है। आई थिंक आपको कैरोटीनॉइड के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। अब तीसरा कैटेगरी होता है फाइकोबिलिन्स या उसी को कहते हैं फाइकोबिली प्रोटीन्स, और ये होता है दो प्रकार का, एक होता है फाइकोइरेथ्रिन और एक होता है फाइकोसाइनिन। यहाँ साइनिन लिखा हुआ है, CYANIN, फाइकोसाइनिन, सी है ये, CYNIN, फाइकोसाइनिन, CYANIN, स्पेलिंग लिख लेना, साइनिन, ठीक है। फाइकोइरेथ्रिन और साइनिन। फिर से वही बात, इरेथ्रो वर्ड जहां पे भी है आयरन से रिलेटेड होगा, रेड कलर से रिलेटेड होगा, साइनो वर्ड जहां पे भी है वहां पे ब्लू कलर से रिलेटेड होगा, कॉपर से रिलेटेड होगा। यानी कि फाइकोइरेथ्रिन में सेंटर पर एटम है आयरन और फाइकोसाइनिन में है कॉपर। और आपको मैं बता देता हूँ, इरेथ्रिन रेड कलर देता है, मतलब कि फाइकोइरेथ्रिन रेड एल्गी में मिलेगा और फाइकोसाइनिन ब्लू कलर देता है, वो ब्लू ग्रीन एल्गी में मिलेगा। ये दोनों भी पॉइंट आपको याद रखना है। और फाइकोबिलिन्स और फाइकोबिलिन प्रोटीन एक प्रकार का कैरोटीनॉइड ही है, लेकिन एक स्पेशल कैटेगरी का कैरोटीनॉइड है, इसलिए मैंने उसको अलग कैटेगरी में लिया। एसेसरी पिगमेंट, इसका भी काम वही है। आई थिंक आपको ये सारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट समझ में आए होंगे। अच्छा, इसके अलावा प्लांट के पास नॉन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी होते हैं भैया। जैसे एंथोसाइनिन का एक नाम मैंने आपको पहले बताया। एंथोसाइनिन कहाँ होता है बताओ? प्लांट के पास एंथोसाइनिन कहाँ होता है? पेटल के सेल के वैक्यूल में। उसका काम क्या होता है? प्लांट को, फ्लावर को, पेटल को कलर प्रोवाइड करना। भूल गए क्या? फ्लावर में भी बताए हो यार, ठीक है। एंथोसाइनिन का काम होता है पेटल को कलर प्रोवाइड करना। तो वो नॉन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। फ्लावर का फोटोसिंथेसिस काम होता है क्या? वो नॉन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। हाँ, कुछ ऐसे ग्रीन कलर के पेटल जो कभी कभी फोटोसिंथेसिस भी करते थे, याद करो मॉर्फोलॉजी में बताया था मैंने, रेयरली। लेकिन अदरवाइज फोटोसिंथेसिस काम नहीं होता है पेटल का, उसका तो काम होता है पॉलिनेशन में पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करना, ये काम है उसका। तो एंथोसाइनिन पिगमेंट नॉन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का बेस्ट एग्जांपल है, यहाँ पे लिखा होगा, पढ़ लेना, नॉट रिलेटेड टू फोटोसिंथेसिस। और एंथोसाइनिन की एक खास बात ये भी है कि ये वाटर सोल्यूबल पिगमेंट है, वाटर सोल्यूबल। अभी तक मैंने आपको जो भी बताया, या तो वो लिपिड सोल्यूबल था या फिर वो, एक मिनट, या तो वो लिपिड सोल्यूबल था या फिर वो पेट्रोलियम सोल्यूबल या ईथर सोल्यूबल था। आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। अब क्या है, इस फोटोसिंथेटिक पिगमेंट से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट्स हैं, और वो कंसेप्ट है क्वांटासोम और फोटो सिस्टम। अगर आप बोलोगे तो अभी मैं कंटिन्यू करूंगा आधे घंटे की क्लास, अगर आप नहीं बोलोगे तो फिर कल कंटिन्यू कर दूंगा। बताओ, सभी लोग बताओ जल्दी से। अभी ले लें राजेश्वरी, आधा घंटा और? सर कल ही ले लीजिएगा। अतिक, कल ही ले लें? चलो ठीक है, ठीक है ले लेंगे कल, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो अब ले लो होमवर्क। होमवर्क उस दिन भी होमवर्क देना भूल गए थे। आज आपको जो पढ़ना है बता रहा हूँ। हाँ, ये पढ़ोगे तो आ जाएगा समझ में आपको। नहीं, कल ही पढ़ना है एनसीईआरटी। आज पढ़ोगे तो बीच बीच का लाइन समझ में नहीं आएगा, छोड़ो, कल ही पढ़ना।
आज आप क्या करो, मन से बैठ के घर पे सारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट को अच्छे से याद कर लो। इसमें ज्यादातर पार्ट याद करने वाली पार्ट है, खास करके कैरोटीनॉइड। क्लोरोफिल को तो फिर भी मैंने समझा दिया, अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो जल्दी से। अभिषेक, नो सर। अतीक, नो सर। राजेश्वरी, नो सर। रिभा, सृष्टि, नो सर। विवेक। सर बोलो। सर जैसे कुछ प्लांट्स होते हैं, जैसे जो उसके आधे लीव्स येलो होते हैं और आधे ग्रीन होते हैं, तो वो सर इन वो द जेनेटिकली वैसा है? जेनेटिकली भी होता है, जेनेटिकली भी होता है, जेनेटिक्स में बताएंगे। कुछ वेरीगेटेड लीफ जेनेटिकली होता है, तो जो जेनेटिकली होता है उसमें भी क्लोरोफिल का ही चक्कर है। क्लोरोफिल को बनाने वाले जीन से रिलेटेड चक्कर है, समझ रहे हो? लेकिन उस केस को मैंने यहाँ पॉइंट आउट नहीं किया है, वो क्लोरोफिल की डेफिशिएंसी नहीं है। अरे भैया एक बात बताओ, ह्यूमन की ये हाइट होती है, ठीक है, और ह्यूमन का हाइट का एक रेंज है। रेंज क्या है? ये ठीक है, जो साफे छोटा हो जाए तो वो रेंज से आउट ऑफ रेंज है, ठीक है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो वो डेफिशिएंसी का शिकार है, हार्मोनल डेफिशिएंसी या जेनेटिक डेफिशिएंसी भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अब जीन की वजह से डिफरेंट हाइट आ रहा है, किसी का ज्यादा किसी का कम, तो जिसका कम उसको डेफिशिएंसी थोड़ी बोल देंगे। डेफिशिएंसी तो तब बोलेंगे ना जब लिमिट से कम हो जाए। वो जेनेटिक है, वो उसका एडेप्टेशन है, वो उसी प्रकार का प्लांट ही है, वेरीगेटेड लीफ कहते हैं उसको, ठीक है। तो वो पैचेज होता है या फिर पूरा आधा येलो आधा ग्रीन ऐसा भी लीफ होता है, ठीक है। हाँ और बोलो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में आने के साथ में क्वांटासम फोटो सिस्टम का कांसेप्ट बता के फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म स्टार्ट कर दूंगा, लाइट में पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। चलिए ठीक है।